आज राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान में संसद के दोनों सदनों के सांसद और विधानसभा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित 719 सांसदों ने संसद भवन में मतदान किए। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने भी मतदान में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए मुलायम सिंह यादव व्हीलचेयर पर पहुंचे। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और आर.के. सिन्हा पीपीई किट पहनकर वोट डालने पहुंचे। दोनों केंद्रीय मंत्री कोरोना से पीड़ित हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाले। राष्ट्रपति का चुनाव परंपरागत तरीके से हुआ। मतदाताओं ने बैलेट पेपर के जरिए मतदान किए। राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा 21 जुलाई को घोषित होगा। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। अल्वा को उम्मीदवार बनाने का फैसला एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर 17 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में लिया गया था। आइटम नंबर 6 श्री पंकज चौधरी जी। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना और महंगाई के खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस और विपक्ष के कई सांसद नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। कुछ सदस्यों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। हंगामे से पहले लोकसभा में 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। दिनेश लाल यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, घनश्याम सिंह लोधी ने सदन में सदस्यता की शपथ ली। सदस्यता के बाद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्र सरकार ने फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के भी 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कृषि मामलों से जुड़े नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, कृषि अर्थशास्त्री के तौर पर भारतीय आर्थिक विकास संस्थान से जुड़े डॉक्टर CSC शेखर, IIM अहमदाबाद के डॉक्टर सुखपाल सिंह, कृषि मामलों में पुरस्कार विजेता भारत भूषण त्यागी, किसान संगठनों से जुड़े गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश, सैयद पाशा पटेल को भी कमेटी में शामिल किया गया है। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों के नाम के लिए जगह खाली छोड़ी गई है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नाम आने के बाद उनके 3 सदस्यों को कमेटी में जोड़ा जाएगा। कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार की ओर से कमेटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटी जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर भी काम करेगी। नौसेना के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब युद्ध का दायरा साइबर स्पेस तक पहुंच गया है और इसीलिए भविष्य को ध्यान में रखकर ही भारत को अपनी युद्ध नीति बनानी होगी। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी के भारत के लिए आत्मनिर्भरता को बेहद जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी से पहले भारत डिफेंस सेक्टर में काफी मजबूत हुआ करता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अब हम एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी। हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में हम इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना, नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के कार्यक्रम स्वावलंबन 2022 को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मकसद नौसेना में स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने एक बार फिर शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। संगरूर से चुनाव जीतने के बाद हरियाणा के करनाल में सिमरनजीत सिंह ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। आज संसद में भी उन्होंने ये बयान दोहराया। पार्लियामेंट में बैठे हैं और आप लॉबी में बैठे हैं, इधर आके कोई बम फेंक दे, आप भी मर जाए, मैं भी मर जाऊँ, और एक IPS ऑफिसर को मार दे और एक हौलदार को मार दे, तो उसको बोलो क्या बोलोगे आप? सिमरनजीत सिंह मान ने संविधान को साक्षी मानकर आज ही सांसद पद की शपथ ली। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक बार फिर खालिस्तान की मांग का भी समर्थन कर दिया। खालिस्तान की बात करनी मारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाजत दी है। आप कैसे इस देश में कर सकते हैं सिमरनजीत सिंह मान जी? क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाजत दी है। ज्ञानवापी केस में आज 7 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की। याचिकाकर्ताओं ने कथित शिवलिंग को लेकर कई मांगे रखी। याचिकाकर्ताओं ने कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की। साथ ही कथित शिवलिंग को श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सुपुर्द करने की मांग की। कथित शिवलिंग के वर्चुअल दर्शन, पूजा की व्यवस्था और उसकी प्राचीनता जांचने के लिए कार्बन डेटिंग विधि से जांच की अपील की। GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से भी शिवलिंग की विश्वसनीयता जांचने की मांग की गई। ज्ञानव्यापी परिसर में जो शिवलिंग हमें प्राप्त हुआ था उसकी ASI द्वारा जांच कराई जाए एक साइंटिफिक मेथड से। अगर ये साबित होता है कि वो शिवलिंग है तो उसकी दर्शन पूजा का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की याचिका के साथ इसकी भी सुनवाई होगी। वाराणसी की जिला कोर्ट में भी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की आज सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में 1993 तक नियमित पूजा की दलील देते हुए श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी। 19 जुलाई को जिला कोर्ट में इसी मसले पर बहस जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के धार में हुए एक दर्दनाक बस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र रोडवेज की बस इंदौर से पुणे जा रही थी। तभी धार के खलघाट में संजय सेतु पर एक बाइक को ओवरटेक करने के दौरान बस अनियंत्रित हो गई और पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में जा गिरी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों के लिए 4 लाख रुपए की मदद राशि का ऐलान किया है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की। हमारे पूर्व मंत्री और सीनियर नेता गिरीश महाजन जी को हमने तुरंत वाया इंदौर स्पॉट पर भेजा है। धार में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। यूरोप में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पुर्तगाल, स्पेन और ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में हीट वेव का प्रकोप जारी है। कई शहरों में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पुर्तगाल और स्पेन में भयंकर हीट वेव की वजह से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। फ्रांस में गर्मी की वजह से जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। गर्म हवाएं चल रही हैं और तापमान बढ़ रहा है, लिहाजा आग की लपटें शांत नहीं हो रही हैं। फ्रांस के जंगलों में लगी आग से करीब 26,000 एकड़ जमीन राख हो गई है। फ्रांस के आग से प्रभावित इलाकों में 14,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ब्रिटेन में गर्मी का सितम जारी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ब्रिटिश सरकार ने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है।